नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है राजनीतिक विकास की अवधारणा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण को समझने का प्रयास किया था, इसी क्रम में हम आज राजनीतिक विकास की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। जब व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के द्वारा पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में तो काफ़ी सहायता मिली, लेकिन तीसरी दुनिया के देश जो 1945 के बाद में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद आदि से स्वतंत्र हुए थे और उन्होंने नई नई स्वतंत्रता हासिल की थी, गुलामी की दास्तां या गुलामी की बेड़ियों से वो मुक्त हुए थे। तो इन देशों ने, तीसरी दुनिया के देशों ने अपने अपने देशों में शासन की नई नई पद्धतियां संचालित की और ये जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी तीसरी दुनिया की, वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। तो ऐसी स्थिति में कुछ विद्वान, जिनमें ल्यूशियन पाई, आमंड और पावेल, कोलमैन, रिग्स, माइनर बीनर आदि विद्वानों ने विकास की संपूर्णता के संदर्भ में इन राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए, उनके संपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण को समझने के लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा को अपनाया गया। क्योंकि उस समय जब ये देश नए नए स्वतंत्र हुए थे तो शासन प्रणाली इन्होंने नई नई अपनाई थी, लेकिन ये शासन प्रणालियाँ ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। ये अस्थायित्व, अस्त व्यस्तता, अनिश्चितता के घटनाक्रम चलते रहे। तो इन्होंने, जैसे कोलमैन, रिक्स, विंडर, पाई, बीनर, एप्टर आदि ने राजनीतिक विकास के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया। अब राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषा देखें तो विकास मानव जीवन की प्रमुख विशेषता रहा है और प्रत्येक संस्था, उसका आचरण, सभ्यता, संस्कृति का रूप विभिन्न युग की परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होते रहे हैं। हालांकि विद्वानों के बीच राजनीतिक विकास की अवधारणा को लेकर एक अस्पष्टता और अनिश्चितता बनी हुई है। फिर भी विभिन्न विद्वान, जिनमें स्पर्ट, इमर्सन, कोलमैन, कटराइट आदि ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है। रोस्टो ने राजनीतिक विकास को औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है। गुरनार मिडल लर्नर जैसे समाजशास्त्री राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्यायवाची बताते हैं। इसी प्रकार रिग्स ने प्रशासकीय या कानूनी आधार पर राजनीतिक विकास की व्याख्या की है। अब राजनीतिक विकास पर सबसे जो व्यवस्थित विश्लेषण करते हैं वो हैं ल्यूशियन पाई। ल्यूशियन डब्ल्यू पाई ने
राजनीतिक विकास पर एक किताब लिखी और किताब का नाम था, ये किताब 1963 में लिखी थी उन्होंने, और किताब का नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक विकास की संकल्पना का विश्लेषण प्रस्तुत किया और जो पहले राजनीतिक विकास की अवधारणा का विश्लेषण कर चुके थे उनका भी उन्होंने विवरण दिया। उन्होंने बताया कि कुछ विद्वानों ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में माना है, कुछ ने इसे औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति कही है और कुछ ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास को परिभाषित किया है, कुछ ने राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास को समझने का प्रयास किया है। ल्यूशियन पाई यह बताने का प्रयास करता है कि आज तक विद्वानों ने राजनीतिक विकास को एक सटीक या पूरे संदर्भ में न समझकर एक अलग अलग क्षेत्रों के रूप में ही समझने का प्रयास किया है। कुछ ने इसको लोकतंत्र के निर्माण के रूप में परिभाषित किया, कुछ ने स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया, कुछ ने इसे गतिशील राजनीतिक विकास के रूप में परिभाषित किया और कुछ ने इसे सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया कहा। इस प्रकार राजनीतिक विकास की ये सब परिभाषाएं बता के ल्यूशियन पाई ने एक परिभाषा दी और परिभाषा ये थी उनकी। ल्यूशियन पाई लिखते हैं कि राजनीतिक विकास सांस्कृतिक विसरण और जीवन की पुरानी शैलियों को लोगों की नई मांगों के अनुकूल बनाने, उनके साथ जोड़ने और उन्हें समायोजित करने के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। और उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम है राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था का विकास। इस प्रकार ल्यूशियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित 3 लक्षणों को प्रमुख मान्यता प्रदान की और इन्होंने यह माना कि ये जो तीनों लक्षण हैं ये इस प्रकार हैं। समानता, राजनीतिक विकास से संबंधित जो 3 लक्षण ल्यूशियन पाई ने बताए उसका पहला जो लक्षण था वो था समानता। समानता का आशय ये है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक सार्वजनिक और सामूहिक स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले सकें, जिससे क्या होगा, नागरिकों में सक्रियता का विकास हो सके। समानता का दूसरा अर्थ यह है कि कानूनों की जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक होनी चाहिए। तीसरा समानता का मतलब ये है कि राज्य के जो विभिन्न पद हैं और भर्ती के नियम हैं वो आम जन के लिए खुले होने चाहिए बिना कृत्रिम भेदभावों के। ये उन्होंने समानता का अर्थ लगाया। दूसरा उन्होंने कहा क्षमता। क्षमता यानी कैपेसिटी किसी राज्य और सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन करने की योग्यता है। सरकार और राज्य सार्वजनिक नीति को कितनी कुशलता के साथ और योग्यता के साथ लागू कर सकते हैं। और क्षमता का तीसरा अर्थ है प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण उत्पन्न हो। तीसरा जो उन्होंने लक्षण बताया है वह है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब यह है कि राज्य के जो विभिन्न अंग हैं और संस्थाएं हैं उनका विभाजन सुस्पष्ट होना चाहिए, उनके कार्य सुनिश्चित होने चाहिए और व्यवस्था के जो भी राजनीतिक कार्य हैं, जो जिन अंगों की जिम्मेदारी है
वो ही अंग ये कार्य करेंगे। इसी प्रकार विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना, जिससे व्यवस्था का क्या नहीं हो, विघटन न हो। इस प्रकार ल्यूशियन पाई ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक संस्कृति के विसरण, जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने, उनके साथ सामंजस्य बिठाने को राजनीतिक विकास की संज्ञा दी है। ओरगेन्स्की ने अपनी पुस्तक स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के 4 स्तर बताए हैं। पहला स्तर आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरा औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा समृद्धि की राजनीति। इसी प्रकार आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध विभिन्नीकरण और विशेषीकरण और राजनीतिक संस्कृति का बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है। इस प्रकार आमंड पावेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं पर जोर दिया है: भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता और लौकिकीकरण। इस प्रकार ये राजनीतिक विकास का बिंदु थे। अब कुछ विद्वानों ने राजनीतिक विकास के साधनों पर भी जोर दिया है, जो इस प्रकार हैं कि क्रांतिकारी राजनीतिक नेता राजनीतिक विकास के अभिकरण बन सकते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दल दबाव समूह राजनीतिक विकास के वाहक हो सकते हैं, अभिकरण हो सकते हैं। सेना, आधुनिक नौकरशाही, राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता का विस्तार, ये राजनीतिक विकास के साधन हैं। क्रांतिकारी नेता राजनीतिक विकास के कैसे साधन हो सकते हैं? जब देश पर किसी संकट की स्थिति में ऐसे नेता क्या आते हैं, सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आते ही उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको विकास से संबंधित नीतियों को लागू करना पड़ता है। इसी प्रकार राजनीतिक दल भी राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही राजनीतिक व्यवस्था को नेतृत्व प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों का महत्व तो लोकतांत्रिक और साम्यवादी व्यवस्था दोनों में ही स्वयं सिद्ध है। इसी प्रकार विशिष्ट वर्ग भी राजनीतिक विकास को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार आधुनिक नौकरशाही भी राजनीतिक विकास में परिवर्तन की भूमिका अदा करती है। नौकरशाही शासन को स्थिरता प्रदान करती है, परंपरागत समाज को आधुनिक परिवेश में लाने का प्रयत्न करती है, सुदृढ़ और कुशल नीतियों के माध्यम से राजनीतिक विकास के पथ को प्रशस्त करती है। इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना का विकास, राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में राजनीतिक विकास महत्वपूर्ण है और राजनीतिक सहभागिता के विस्तार से राजनीतिक विकास होता है। विकासशील देशों में जन सहभागिता पर बहुत जोर दिया जाता है और सहभागिता के आधार पर ही देश में नागरिकता का पता लगाया जाता है। इस प्रकार ये राजनीतिक विकास की अवधारणा थी।